नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा, ट्रंप के बयान पर कांग्रेस फायर, बोली पीएम मोदी यहां से तारीफ करते हैं। आरएसएस के कार्यक्रम में शामिल हुए अधिकारी होंगे सस्पेंड, मंत्री प्रियंक खरगे ने सीएम सिद्धरामैया को लिखा पत्र। दानापुर में योगी आदित्यनाथ की रैली, कहा यूपी में राम मंदिर बना, बिहार में मां जानकी का मंदिर बन रहा है। सपा सांसद इकरा हसन ने बड़े नेता पर लगाया आरोप, कहा मुझे मुल्ली कहकर पुकारा गया, परिवार को भी दी गाली। बिहार चुनाव में क्या एनडीए और क्या महागठबंधन, असंतोष इधर भी है और उधर भी। मादुरो को मरवा सकता है अमेरिका, वेनेजुएला के पास B-2 बॉम्बर, तैनात CIA ऑपरेशन को भी मंजूरी। अब समाचार विस्तार से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। उन्होंने ये भी कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें भरोसा भी दिलाया है। ट्रंप के इस बयान के ठीक बाद भारत के विदेश मंत्रालय की प्रतिक्रिया सामने आई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने आज कहा कि भारत तेल या गैस का आयात यहां के लोगों के हितों को ध्यान में रखकर करता है। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर ट्रंप के दावों का खंडन नहीं किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत तेल और गैस का एक अहम घटक है। अस्थिर ऊर्जा परिदृश्य में भारतीय उपभोक्ता के हितों की रक्षा करना हमारी प्राथमिकता रही है। हमारी आयात नीतियां पूरी तरह से इसी के आधार पर हैं। स्थिर ऊर्जा कीमतों और सुरक्षित आपूर्ति को सुनिश्चित करना हमारी ऊर्जा नीति के दो अहम लक्ष्य रहे हैं। इसके तहत हम अपने ऊर्जा स्रोतों का विस्तार कर रहे हैं और बाजार को देखते हुए कई बदलाव भी कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि जहाँ तक अमेरिका का सवाल है, हमने कई सालों से अपनी ऊर्जा खरीद को बढ़ाने का प्रयास किया है। ये प्रक्रिया पिछले दशक से लगातार आगे बढ़ी है। अमेरिका की मौजूदा सरकार ने भारत के साथ ऊर्जा सहयोग को मजबूत करने में रुचि दिखाई है। इस बात पर बातचीत चल रही है। ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से आश्वासन दिया है कि उनका देश अब रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। ट्रंप के इस बयान को लेकर विपक्ष मोदी सरकार पर लगातार हमलावर है। कांग्रेस ने कई सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्रंप के बयान को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप से पूरी तरह से डर चुके हैं। ये जो निर्णय भारत सरकार लेती है उसकी घोषणा वॉशिंगटन से होती है। राष्ट्रपति ट्रंप बताते हैं कि भारत की सरकार ने क्या निर्णय लिए हैं। 10 मई 2025 को 5:37 को ये अमेरिकी विदेश मंत्री का ट्वीट आता है कि ऑपरेशन सिंदूर को रुकवाया गया है। यानी कि ऑपरेशन सिंदूर रोका गया है। पहली घोषणा अमेरिकी सरकार करती है, विदेश मंत्री करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। उसके बाद 51 बारी 50 पार चुकर अर्धशतक पार हो चुका है। 51 बारी इंग्लैंड में, सऊदी अरेबिया में, कतर में, अमेरिका में, इजिप्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि मैंने ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया। यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो 4 दिन का युद्ध था उन्होंने ये रुकवाया और टैरिफ की धमकी दी, व्यापार रोकने की धमकी दी और प्रधानमंत्री राजी हो गए ऑपरेशन सिंदूर को रोकने के लिए। कल शाम को वो कहते हैं कि मैंने कहा प्रधानमंत्री मोदी को कि भारत को रूस से तेल नहीं खरीदना चाहिए और मुझे आश्वासन दिया गया है कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा। प्रधानमंत्री चुप हैं। 51 बार जो घोषणा हुई है राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा, जो दावे किए हैं ऑपरेशन सिंदूर रोकने का। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज कहा कि मैं यहाँ बहुत सारे टूरिस्ट से मिली हूँ। अचानक आई बाढ़ के बाद टूरिज्म बंद हो गया था। अचानक आई बाढ़ के दौरान हमारे प्रशासन, DMSP और हम सभी ने मिलकर कई पर्यटकों को निकाला। अब जब दोनों रास्ते खुल चुके हैं तो हम टूरिस्ट से यहाँ पर आने का अनुरोध करेंगे। हुआ और टूरिस्ट आने शुरू किया। मैंने बहुत सारे टूरिस्ट को मिला। पहले फ्लड होने का बाद थोड़ा स्टॉप हो गया था। हम भी बहुत टूरिस्ट को निकाल के, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, DMSP मिलके पूरा लाइन डिपार्टमेंट के लेके प्राय 1500 टूरिस्ट को हम नीचा में ले गया।
बाद बाकी और भी बहुत सारे टूरिस्ट अभी आ रहा है, बहुत सारे टूरिस्ट को मिला भी। और अभी तो दोनों रास्ता खुला है, एक 3 धाड़िया और एक पंखाबाड़ी, और रोहिणी हो जाएगा 15-20 दिन में। हम टूरिस्ट लोगों को आने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। कांग्रेस नेता पवन खेरा ने महागठबंधनों के बीच सीटों के बंटवारे पर कहा कि काम बहुत अच्छे से चल रहा है, चिन्ह बांटे जा चुके हैं और जिन लोगों को नामांकन दर्ज करना है वो भी कर रहे हैं। प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, बहुत जल्द ही सारी स्थिति सबके सामने होगी। महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। काम बहुत अच्छी तरह चल रहा है, सिंबल बांटे जा रहे हैं और जिन जिन को नॉमिनेशंस भरनी है वो भर भी रहे हैं। प्रक्रिया चालू हो चुकी है। वो क्यों सवाल उठा रहे हैं? सीट शेयरिंग के अनाउंसमेंट उन्हें क्या दिक्कत है? वो अपने घर को देखें, हमारे यहाँ ताक झांक क्यों कर रहे हैं? सीट शेयरिंग के अनाउंसमेंट कब तक होगी? सिंबल बंट रहे हैं, बहुत जल्दी सब कुछ, सारी स्थिति आपके सामने होगी। कर्नाटका के मंत्री प्रियांक खरगे ने सीएम सिद्धरामैया को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि राज्य के सभी सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को किसी भी संगठन का हिस्सा बनने और उनके कार्यक्रम में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाए। उन्होंने इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इसको लेकर अब भाजपा ने कहा है कि आरएसएस के कार्यक्रमों में सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने का प्रावधान है। केंद्र ने भी इस पर कोई आपत्ति नहीं जताई है। प्रियांक खरगे पागल हो गए हैं, इसीलिए ऐसा बयान दे रहे हैं। जो सरकार के कर्मचारी है वो उसमें पार्टिसिपेट करने का प्रावधान है। भारत सरकार ने क्लियर कर दिया है, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कोई उनका फंक्शन में शामिल होने का जो कोई ऐतराज नहीं करके केंद्र सरकार ने अभी क्लियर कर दिया है। ये प्रियंका खरगे है, पूरा उसको पागल हो गए हो। वो हिंदू के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ उनका। महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। महाविकास अघाड़ी की हालिया बैठकों में अब मनसे प्रमुख राज ठाकरे की मौजूदगी ने राजनीतिक गलियारों में समीकरणों के संकेत दे दिए हैं। उद्धव ठाकरे लगातार राज ठाकरे के साथ नजदीकियां बढ़ा रहे हैं, जबकि कांग्रेस फिलहाल इस गठबंधन में मनसे की एंट्री को लेकर खुलकर समर्थन नहीं दे रही है। हाल ही में हुए राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे और एनसीपी प्रमुख शरद पवार की मुलाकातों ने ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या अब मनसे को एमवीए में जगह मिलने जा रही है। पिछले एक हफ्ते में ये तीसरी मुलाकात थी, जिससे ये कयास लगाया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे की कोशिश है कि राज ठाकरे को गठबंधन में लाकर मराठी वोट बैंक को मजबूत किया जाए। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा है कि राज ठाकरे खुद चाहते हैं कि महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस भी बनी रही। ये रुख इसलिए अहम है क्योंकि पहले राज ठाकरे कांग्रेस की मौजूदगी के चलते एमवीए में शामिल होने से पीछे हट रहे थे। अब कांग्रेस इस नए सियासी समीकरण पर वेट एंड वॉच की रणनीति अपना रही है। कांग्रेस विधायक ने कहा है कि फिलहाल इस पर पार्टी अंदरूनी मंथन कर रही है और अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। वहीं मनसे की ओर से पूर्व विधायक राजू ने कहा है कि अगर सब दल साथ आते हैं तो खुशी होगी, लेकिन अंतिम फैसला राज साहब का होगा। शिवसेना यूबीटी प्रवक्ता ने कहा है कि राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के नेता एक ही मंच पर बैठे थे। ये इस बात का संकेत है कि सब साथ आने को तैयार हैं। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष और भाजपा विधायक शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भवानीपुर विधानसभा सीट से कम 20,000 वोटों के अंतर से चुनाव हारने वाली है। उन्होंने कहा कि मैंने नंदीग्राम से सीएम ममता बनर्जी को हराया था, मैं इस बार उन्हें भवानीपुर विधानसभा से फिर से हराऊंगा। कौन बाहरी? हर भारत का नागरिक, हर भारत का कोना में रहने का, जाने का, आने का उनका संवैधानिक इजाजत है। ये बात कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। एसआईआर होने का बाद ममता बनर्जी कम से कम 20,000 वोट में भवानीपुर में चुनाव हारने वाली है। ये बात मेरा नाम लिख के रख दीजिए। ममता बनर्जी को मैं नंदीग्राम में हराया, इस बार भवानीपुर में भाजपा प्रत्याशी हराएगा। वो हराने का काम नेता प्रतिपक्ष करेगा। यहाँ बिहार विधानसभा चुनाव में आज से भाजपा के दिग्गजों की एंट्री हो रही है। आज से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिन के बिहार के दौरे पर हैं। भाजपा के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ भी चुनावी रैलियां कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी और बिहार का संबंध केवल एक संबंध नहीं है, बल्कि एक साझी विरासत है। उत्तर प्रदेश और बिहार का संबंध ये केवल एक संबंध नहीं है, एक साझी विरासत है।
एक आत्मा का संबंध है, एक संस्कृति का संबंध है और एक संकल्प का भी संबंध है। ये संबंध उसी प्रकार से टूट है जैसे भगवान राम और मां जानकी का संबंध अटूट है। उसी प्रकार का संबंध उत्तर प्रदेश और बिहार का है। उन संबंधों को मजबूती प्रदान करने की दृष्टि से आज डबल इंजन। यूपी की कैराना लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन के बयान से सियासी पारा हाई हो गया है। इकरा हसन ने दावा किया है कि एक बड़े नेता ने उनके खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया है, मुल्ली और आतंकवादी बुलाया गया और उनके परिवार के लिए भी गलत बातें कही गई। इकरा हसन ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों में कहा है कि इलाके के बड़े नेता इशारे पर उनके खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं। और ये जो लोग हैं, जो बात अभी मामा जी ने कही कि ये जो लोग हैं जिनको आजकल महापुरुष की उपाधि दी जा रही है, महापुरुष अगर कोई है तो बाबू हुकुम सिंह जैसे लोग हैं। ये नहीं है जो समाज को तोड़ रहे हैं, जो हिंदू मुस्लिम का विवाद पैदा कर रहे हैं। हमारा ये गांव, आसपास का जो इलाका है, सबसे पहले अपना पड़ोस होता है, बाकी चीजें बाद में होती है। और जब पड़ोस में इस तरह की नफरत भर दी जाएगी, बो दी जाएगी, तो बताइए हम कहाँ जाएंगे। आज मैं इस गांव में आई, मेरे पे ये भी इल्जाम लगाए गए कि 10 दिन से आई नहीं। पुलिस का हाल देखो यहाँ पर, रात से प्रशासन का मेरे पे फोन है, आप क्यों जा रही हो वहाँ? क्यों ना जाऊं मैं, मेरा इलाका नहीं है ये, कौन रोक देगा मुझे? लेकिन हम इसलिए नहीं आए क्योंकि खोसपुरा में 13वीं थी, उस वजह से उस सम्मान में हम राजनीति की बात करने आपके बीच में नहीं आए। लेकिन हर बात के विवाद बढ़ाना, इल्जाम लगाना, आज आपके बीच में आके धरातल के जो हालात हैं वो भी सामने आए। आप लोगों ने कई बातें बताई, कमेटी को लेकर बात बताई, वो सब भी जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल जिस पे उंगली उठाई कि इस बच्चे ने ये करा, क्या वो बच्चा जेल नहीं गया? उसके गार्जियन भी गए। अगर मैंने हिमायत करी, आप मेरे 10 जूते उठा के मारो। उसी दिन वो लोग जेल गए, उनके गार्जियन जेल गए। और अगर और भी कोई होता, कोई भी हो, मुस्लिम हो, मेरे परिवार का हो, मेरा सगा हो, कोई ऐसी हरकत करेगा तो उसे सजा मिलनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये प्रशासन आपके बीच में है, आप इनसे पूछ सकते हो। अगर मैंने हिमायत में किसी से भी फोन करा हो कि नहीं उन्हें छोड़ दो, वो मुसलमान है, लेकिन मुझे इतना अफसोस हुआ। महागठबंधन में सीट शेयरिंग का औपचारिक अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, न उम्मीदवारों की सूची जारी हुई है। आरजेडी की तरह कांग्रेस ने भी सिंबल बांटना शुरू कर दिया है। अब तक महागठबंधन की ओर से सीट बंटवारे को लेकर आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन चुनावी योद्धा रण में उतरने के लिए नामांकन भरने लगे हुए हैं। कल लास्ट डे चुनाव है, तो मैं समझता हूँ जहाँ आपस में सबका कोऑर्डिनेशन हो गया होगा तो 2-4 आदमी को दे दिए होंगे। मैं समझता हूँ ये कोई माने ऐसा बात नहीं है जिसको बहुत ही नोटिस लिया जाए। ये होता है, अंडरस्टैंडिंग में बढ़ता है, एक बार लिस्ट पब्लिश हो जाएगा। कांग्रेस कितनी सीटों पर लड़ रही है ये तो आज पता चलेगा, लेकिन हमको लगता है जो बहुत ही सम्मानजनक स्थिति में कांग्रेस लड़ेगी। कितने होना चाहिए सम्मानजनक सीटें? भाजपा ने अपनी दूसरी लिस्ट में 12 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है। दूसरी लिस्ट में 2 मौजूदा विधायकों के नाम शामिल हैं, जबकि 3 विधायकों का टिकट पार्टी ने काट दिया है। महागठबंधन में तो असंतोष का आलम एनडीए से कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रहा है। सीटों पर समझौता हुआ नहीं और आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी कह रहे हैं कि महागठबंधन में ऑल इज वेल है। महागठबंधन में ऑल इज वेल है, यहाँ कहीं कोई किंतु परंतु सिर्फ फुटअव्वल नहीं है। महागठबंधन इंटैक्ट है और मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। अपार जन समर्थन है, जनता का आशीर्वाद है कि तेजस्वी सरकार, महागठबंधन की सरकार बिहार में बनने जा रही है। ये एनडीए सरकार की विदाई है, एनडीए की नैया डगमगा गई है। अब तो आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा है नथिंग इज वेल, कहीं कुछ ठीक नहीं है। एनडीए में सिर्फ फुटअव्वल घमासान है। आदरणीय मांझी जी भी आक्रोशित हैं,
आदरणीय नीतीश कुमार जी नाराज हैं, बीजेपी के नेता द्वारे द्वारे घूम रहे हैं। इससे क्या होना है? जनता ने मन बना लिया है, तेजस्वी सरकार लाना है, नौकरी की भरमार घर घर में करना है। भाजपा सांसद संजय जायसवाल ने महागठबंधन के बीच सीट बंटवारे पर कहा कि कांग्रेस की संस्कृति है टिकट बेचना और जब टिकट बिकेगा तो कार्यकर्ता ऐसे ही व्यवहार करेंगे। एनडीए ने एकता के साथ सीटों के बंटवारे की घोषणा कर दी है। हम ऐतिहासिक मतों के साथ 200 से ज्यादा सीटें जीतेंगे और बिहार में एक ऐतिहासिक सरकार बनाएंगे। कांग्रेस की संस्कृति है टिकट बेचना और जब टिकट बिकेगा तो कार्यकर्ता यही करेंगे ही। कांग्रेस हो राजद हो, इन दोनों पार्टी की पहचान है कि इनका कहीं पर अलग से लोग बैठते हैं और जब तक वहां पर सेवा नहीं किया जाए तब तक किसी को इन दोनों पार्टियों में टिकट नहीं मिलता है। एनडीए पूर्ण तौर पर एक होकर कल सभी 101 सीटों की घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने कर दी है। हम ऐतिहासिक मतों के साथ ऐसा नहीं है कि सीटों के बंटवारे को लेकर आरजेडी या जेडीयू में ही हंगामा बरपा हुआ है। भाजपा में भी सीट बंटवारे को लेकर नाराजगी देखी जा रही है। भाजपा ने अलीनगर सीट से युवा लोक गायिका मैथिली ठाकुर को टिकट दिया है, जिसको लेकर पार्टी में बगावत देखी जा रही है। अब इस पर आरजेडी नेता ने कहा है कि भाजपा को अपने कार्यकर्ताओं पर भरोसा नहीं रहा, इसीलिए वे कलाकारों को चुनाव में उतार रहे हैं। ठाकुर अलीनगर से चुनाव लड़ने वाले हैं। ठीक है, बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं पर उनको भरोसा नहीं रहा तो कलाकारों को, ऐसे लोगों को चुनाव लड़ा रहे हैं। आप देख रहे हैं कई ऐसे लोग हैं, नेता हैं पुराने, जिनकी नाराजगी खुलकर सामने आई है। तो ये न्यू बीजेपी है। अब मैथिली ठाकुर जी लोक गायिका हैं, वो बिहार की बेटी हैं। लोकतंत्र में सबको अधिकार है, अब जनता पर निर्भर करता है, जनता स्वीकार करेगी खारिज करेगी। लेकिन राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में महात्मा गांधी अस्पताल में मंगलवार को जैसलमेर में हुए बस हादसे के घायलों एवं उनके परिजनों से मुलाकात की तथा चिकित्सकों से उनके इलाज की जानकारी ली। परिजनों से मिलने के पश्चात गहलोत ने बताया कि परिजन परेशान हैं कि उन्हें कोई बताने वाला नहीं है कि डीएनए टेस्ट कब पूरा हो जाएगा और इस बात से तो लोग बहुत ज़्यादा आक्रोशित हैं कि वो मांग कर रहे हैं कि बॉडी दो हमारी। मालूम नहीं कौन सी बॉडी हमारी है, तो डीएनए टेस्ट से मालूम होगा कि वो टेस्ट जल्दी होना चाहिए, उनकी मांग है। किस तरीके की सुविधाएं मिल रही है? देखिए, बहुत बड़ी गंभीर घटना हुई, सबको मालूम है। 20 लोग मर गए हैं, एक बच्चा और मर गया। हम सबसे मिल के आए हैं मरीजों से। जो ज्यादा बर्न है उनकी चिंता है, कुछ वेंटिलेटर पे भी है और कुछ कम बर्न है, उनके लिए पूरी तरह इलाज हो रहा है ढंग से। हम बात करके आए हैं, उम्मीद करते हैं कई लोग बच जाएंगे, पर बर्न के केस ऐसे होते हैं जो एकदम मालूम नहीं पड़ता है। पर डॉक्टर ने विश्वास दिलाया कि हम पूरी तरह लगे हुए हैं। 30-40% है या 10-20% बर्न है, उनकी संभावना बचने की होती है। तो तमाम लोगों के लिए इलाज नहीं चल रहा है। हम बच्चों से मिले, सबसे मिले, 2-3 लोगों से बातचीत भी हुई है। उन्होंने पूरा किस्सा बताया किस प्रकार हम बच के आए बाहर, कैसे गाड़ी को हमने धक्का दे के गाड़ी के अंदर जो स्थिति बनी है, धुआं हो रहा था, कैसे निकले हम जानते हैं। और वो बाहर आगे पर वो जल गए, थोड़ा जले, वो ज्यादा जले। अगले कुछ दिनों में अमेरिका और वेनेजुएला के बीच माहौल और भी गर्म होने वाला है। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाने की तैयारी शुरू कर दी है। खबर है कि ट्रंप सरकार ने खुफिया एजेंसी CIA को वेनेजुएला में गुप्त ऑपरेशन करने की परमिशन दे दी है, जिसमें जानलेवा मिशन भी शामिल हो सकते हैं, यानी कि सीधे मादुरो की जान को भी खतरा हो सकता है।
वहीं इस पूरे मिशन का मकसद वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हटाने की कोशिश को तेज करना है। रिपोर्ट के हवाले से अमेरिकी अधिकारी बता रहे हैं कि ये एक क्लासिफाइड निर्देश है जिसमें कैरेबियन क्षेत्र में CIA के अधिकार बढ़ा दिए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक फ्लाइट राइडर 24 ने 3 अमेरिकी B-52 को कैरेबियन में वेनेजुएला की ओर जाते देखा है। इसे अमेरिका की ताकझाक माना जा रहा है। साथ ही क्षेत्र में अमेरिकी सैनिकों की संख्या भी काफी बढ़ाई गई है। रिपोर्टर्स ने पूछा है कि क्या CIA को मादुरो को ठीक करने का अधिकार है, तो ट्रम्प ने मजाक में कहा है कि क्या मुझे इसका जवाब देना चाहिए। ये तो बिल्कुल बेतुका सवाल है। अमेरिका ने कैरेबियन में बड़ी सैन्य ताकत जमा की है। हजारों सैनिक वहां तैनात हैं, जिसमें प्योर्टोरिको में फोर्सेस, एम्फीबियंस शिप पर मरीन और कई F-35B जेट शामिल हैं। साथ ही अमेरिका और अन्य देशों की मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज भी हो रही है। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि ड्रग्स के लिए इस्तेमाल हो रही नावों पर हवाई हमले किए गए हैं, जिसमें लगभग 24 लोग मारे गए हैं। व्हाइट हाउस का कहना है कि ये नशीले पदार्थों की सप्लाई रोकने और मादुरो पर दबाव बनाने का हिस्सा है। हिंदी समाचार बस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।